हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 8, हम कर रहे हैं यूनिट 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इससे पहले हमने इसकी 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। और आज हम क्लास 8 करेंगे जिसके बीच में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आज शुरू कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको कंपनी शेयर के बारे में आप पढ़ोगे, तो यह बहुत इजी टॉपिक है। आपको इसको बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम मेन टॉपिक्स करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ हम वही करेंगे। बहुत ज़्यादा जो अननेसेसरी बुक्स में आपके दिए रहते हैं हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम करेंगे और अकॉर्डिंग टू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वही करेंगे। इससे पहले हमने 6 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें यूनिट 1, 3, 4, 6, 7 एंड 8, सॉरी 6 नहीं किया है, 10 यूनिट को किया है, 10th यूनिट को, ठीक है। तो इसी के साथ ही उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो या फिर आप चैनल को सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। जिसको पीडीएफ चाहिए रहेगा, जब भी क्लास लगती है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई क्लास होती है आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। और जिसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो मेरे को ईमेल कर सकता है या फिर कमेंट में लिख सकता है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का आपका टॉपिक है कंपनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे और साथ में हम शेयर के बारे में आज देखेंगे क्या होता है। इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं तब कंपनी को हम किस तरह से देखते हैं। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी आपकी एक लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल बिजनेस होता है, ठीक है, जिसकी एक अपनी एंटिटी होती है, जिसका एक अपना सेपरेट लीगल एंटिटी इसकी रहती है, जिसका एक अपना लॉ होता है, जिसकी ओनरशिप अलग होती है, उसका जो भी उसके साथ पर्सन्स होते हैं, मतलब कंपनी की अपनी ओनरशिप होती है, कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है, अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी इसकी होती है, इसको आप बोलते हो कंपनी, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? इसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, एक लीगल बिजनेस होता है जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, जिसको बिजनेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। कंपनी का जो मालिक होता है उसकी ओनरशिप अलग होती है, कंपनी की अपनी एक ओनरशिप होती है, कंपनी अपने नाम से ही सब चीज़ें चलाती है। कंपनी के नाम, मतलब कंपनी, जब भी कंपनी के ऊपर कोई केस किया जाएगा तो वो कंपनी के नाम के ऊपर किया जाता है, ना कि ओनर के नाम पर किया जाता है। तो कंपनी की ओनरशिप और कंपनी का अपना नाम दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है, जब भी कंपनी के कोई पेपर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर कंपनी की सील लगती है, ना कि आपका जो ओनर होता है उसकी सील लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्री को चलाने वाले तो मुकेश अंबानी जी हैं, है ना, लेकिन उनके नाम से वो कंपनी नहीं चल रही है, वो कंपनी रिलायंस के नाम से चल रही है। रिलायंस आपकी कंपनी का नाम है, जियो आपकी कंपनी का नाम है। तो उस तरह से इसकी ये चलती है, उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ओनरशिप अलग होती है, कंपनी का अपना जो स्टेटस होता है वो अलग होता है। कॉमन सील इनकी होती है, कॉमन सील का मतलब हो गया इनकी एक अपनी स्टैंप होती है जो कंपनी के नाम की बनी हुई होती है। इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग द टर्म कंपनी रेफर टू अ लीगल बिजनेस एंटिटी, वही जो हमने पढ़ा, एक लीगल बिजनेस एंटिटी होती है दैट इज फॉर्म्ड टू इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जो किसके साथ इंगेज होती है? तो कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल जो भी हम करते हैं उन सब के साथ ये जो है वो इंगेज होती है। इट इज़ रिकोगनाइज्ड बाय लॉ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, शेयर होल्डर एंड इट कैन, इसका क्या क्या होता है? ये अपने शेयर से, जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर होल्डर से अलग इसका अस्तित्व होता है, इसका एक वैधानिक अस्तित्व भी होता है, एक शाश्वत अस्तित्व इसका होता है, ठीक है। कंपनी के पास क्या होता है? ओन एसेट होती है, कंपनी की अपनी एसेट्स होती है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर करती है, मतलब कि कंपनी अपने नाम से, जैसे आपका जियो है, जियो अपने नाम से इंटर करेगी। जब भी कोई केस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो मुकेश अंबानी के नाम से नहीं होगा, वो होगा जियो कंपनी लिमिटेड के नाम से। इस तरह से अर्न करती है रेवेन्यू, जो भी कंपनी अर्न करती है उसको इनकम्स होती है वो रेवेन्यू आपका होता है। टैक्सेस को भी पे करती है, वो कंपनी के नाम से ही सब कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ओनर के नाम से कुछ नहीं होता है, सब कुछ कंपनी के ही नाम से होता है। बनाने वाला तो आपका ओनर ही है, लेकिन कंपनी का फिर अलग क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं मेंबर मे कम मेंबर मे गो बट द कंपनी नेवर मे गो,
मतलब कि क्या होता है, नए नए मेंबर कंपनी के अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व जो होता है वो उसी तरह का बना रहता है, कंपनी कभी भी समापन नहीं होती है। सो ये है। उसके बाद फीचर्स इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब फीचर क्या है आपके कंपनी के इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ की होती है, मतलब कि इसका एक अलग अस्तित्व होता है। द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर एंड इट ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब जब भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड कोई भी किए जाएंगे, ठीक है, उस जब आपके बैलेंस शीट बनाई जाएगी या किसी भी तरह के फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाएंगे या कंपनी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब की जाएगी, तब कंपनी अपने ओनर से अलग होती है, कंपनी के नाम पर सब कुछ चीज़ें की जाएंगी। इसके लिए इसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनरशिप से ये अलग होती है। इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है सीमित दायित्व। अब सीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि जितने आपके जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर के पास जितने शेयर को आपने कैरी किया है, जितने शेयर्स आपके पास हैं, आपकी कंपनी में उतनी ही वैल्यू रहेगी। मतलब जितनी आपकी शेयर है आपके पास, उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा आप उसमें जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि ये माना जाता है कि आपकी कंपनी चली हुई है। गोइंग कंसर्न है, वो रुकी हुई नहीं है, कंपनी ऑलवेज चली हुई है और फ्यूचर में भी वो चलती रहेगी, इस तरह से इसको माना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है कि कंपनी प्रिपेयर फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जैसे बैलेंस शीट बनाती है, इनकम स्टेटमेंट बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये सब स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इनको बोलते हो, ये सब कंपनी के बीच में कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस। अब कंपनी के अपने कुछ रेगुलेशंस होते हैं या कंपनी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, एंड जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपके गैप हमने पढ़ा था, गैप के बीच में हमने जो भी स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स, हमने इसके कुछ पढ़े थे। जो हमने जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट की फर्स्ट क्लास में हमने या सेकंड क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, IFRS के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब आप देख लीजिएगा कौन कौन से हमने पढ़े थे, कौन कौन से में कौन सी बात की गई है, तो ये जरूर करके आप देख लीजिएगा। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपनी को मान के चलना पड़ता है, या तो गैप के मान के चलेगी या तो IFRS के मान के चलेगी। इंडिया में कंपनी एक्ट कौन सा है? कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे कौन सा एक्ट चलता है? कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद आता है शेयर। अब फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर का मीनिंग क्या होता है, शेयर होता क्या है। अब शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कि एक कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है, ठीक है, उस सभी कैपिटल को आपने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, उस प्रत्येक छोटे भाग को शेयर बोला जाता है, अंश बोला जाता है। अंश मतलब वही हो गया ना, पूरी बड़ी चीज़ का छोटा सा कोई भाग, उसको ही आप अंश बोलोगे, उसी को आप शेयर बोलोगे, तो उसको आप शेयर बोलते हो। मतलब कि क्या हो गया, कंपनी की जितनी भी कैपिटल थी उस सारी कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया और प्रत्येक उस छोटे पीस को, छोटे भाग को हमने क्या बोला? शेयर बोला। इसको बोला जाता है शेयर। क्या होता है? A share is a financial instrument that represent ownership in a company and forms a part of the company capital structure। मतलब कि ये आपका बताता है कि आपकी कंपनी में कितनी ओनरशिप है, आपका स्वामित्व कितना है कंपनी के अंदर, और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको ये बताता है। इट एंटेल्स द शेयर होल्डर टू अ पोर्शन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट एंड पोटेंशियली टू वोट इन कॉर्पोरेट मैटर्स। मतलब ये बताता है कि जो आपके ओनर होते हैं, शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर का कितना जो है वो कंपनी के बीच में अस्तित्व है, कंपनी के बीच में कितने वोटिंग राइट्स उनके पास हैं और कितना वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में या कंपनी के प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा रखते हैं, तो इसको आप बोलते हो शेयर। अब शेयर कैपिटल क्या होती है? जो हमने शेयर बनाए हैं, जो आपके छोटे छोटे भागों को हमने डिवाइड कर दिया, उस प्रत्येक छोटे भाग को आपने बोला शेयर। अब उस शेयर के लिए जो आपने कीमत रखी, उस कीमत को आप बोलते हो शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे आपके 1 लाख के शेयर थे, आपने उनको 100 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया, तो एक शेयर की वैल्यू आपकी आ गई 100 रुपीज़, तो उसको आपने बोल दिया शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर टू इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, वही चीज़ है कि कितनी शेयर कैपिटल आपने जो है शेयर होल्डर को ऑफर करी है, कितनी उसको दी है, इशू करी है, उसको आप शेयर कैपिटल बोलते हो। इट रिप्रेजेंट द फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर कौन है? शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर ने कितना फंड जो है कंपनी के बीच में
डाला हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है, उसको ये बताती है। इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर इक्विटी। कहाँ पर ये दिखाई जाएगी? आपकी शेयर कैपिटल। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, मैंने आपको बैलेंस शीट बताई है, प्रीवियस क्लासेस में हमने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। वहाँ पे हमने जब लाइबिलिटी साइड, फर्स्टली हम लाइबिलिटी साइड ही पढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड में जब आप लिखते हो शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी के बीच में आप लिखते हो इसको शेयर कैपिटल, वहाँ पे लिखा जाएगा ना शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बीच में इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा जाता है, वहीं पर आपका लिखा जाता है बैलेंस शीट की साइड में शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आप लिखते हो, उसी के नीचे आपका आता है शेयर कैपिटल। तो इस तरह से आपकी शेयर कैपिटल होती है। इसके बाद आपके पास आता है काइंड्स ऑफ शेयर, कि शेयर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो शेयर आपके दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर देखा जाए तो शेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। सभी को पता है इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जिनको आप कॉमन शेयर भी बोलते हो, इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर इशूड बाय ए कंपनी। ऐसे ये होते हैं जिनको सभी के द्वारा, मतलब कि मोस्टली इन्हीं को ही कॉमन टाइप ऑफ शेयर होते हैं जिनको मोस्टली कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि शेयर इक्विटी शेयर होते क्या हैं। तो इक्विटी शेयर को आप हिंदी में बोलते हो क्षमता अंश। क्षमता अंश क्या होते हैं? जिसके पास भी आपके इक्विटी शेयर होते हैं उसके पास कंपनी की ओनरशिप होती है, उसको वोटिंग राइट करने का अधिकार होता है, ठीक है। जब भी कंपनी का समापन होगा, एंडिंग होगी, उस टाइम पर सबसे प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफर किया जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट जो है उनका पैसा, बकाया राशि होगी, सबसे पहले आपके प्रेफरेंस शेयर को दी जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर को दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपके बोनस होते हैं या जो भी कुछ भी होता है, सब पहले पैसा, जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से जितना हिस्सा होता है प्रेफरेंस शेयर का, उसको देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर को दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर को जो दिए जाने वाला प्रॉफिट होता है या बोनस आप देते हो या कुछ भी आप उनको देते हो, कैपिटल आप उनको देते हो, वो एक फिक्स्ड अमाउंट की नहीं होती है, वो वेरी करती है, कभी कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है। किसी वर्ष आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, तो कंपनी इक्विटी शेयर को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। लेकिन जब ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है या ज़्यादा, तब वो इक्विटी शेयर को ज़्यादा डिविडेंड भी देती है। मतलब एक बार प्रॉफिट देने के बाद अगर दोबारा से बच जाता है डिविडेंड, तो उसको भी इक्विटी शेयर को ही दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर असुरक्षित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिविडेंड इन्हीं को ही मिलता है, लेकिन वो वेरी करता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट भी होते हैं, इनको आम सभा में मीटिंग्स में जाने का अधिकार भी होता है। अब देखते हैं इक्विटी शेयर के फीचर्स आपके पास क्या हैं। वोटिंग राइट्स होता है इनको कंपनी के डिसीजन मेकिंग करने में। डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंडेंट ऑन कंपनी प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, जब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ज़्यादा डिविडेंड मिला, कम प्रॉफिट हुआ कम डिविडेंड मिला। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, उनको देना ही पड़ेगा। बियर हायर रिस्क बट ऑफर पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न, ये हायर रिस्क बियर करते हैं जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। हायर रिस्क इनके पास होता है, लेकिन साथ में ही क्या होता है, इनके पास हायर रिटर्न भी होते हैं। ओनर्स आर रेजिडुअल क्लाइमेट्स, दे आर पेड आफ्टर ऑल डेट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जब लिक्विडेशन होता है, जब हर प्रकार की पेमेंट जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर में के बीच में से ही की जाती है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट जो होता है, जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर किया जाता है देने के लिए। उसके बाद आपके पास आता है प्रेफरेंस शेयर, वही जो आपके इक्विटी शेयर नहीं है उनको आप प्रेफरेंस शेयर बोलते हो। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तब सबसे पहले इन्हीं को ही प्रॉफिट, इन्हीं को ही डिविडेंड दिया जाता है। जब मतलब कि कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तब तो इन्हीं को ही मिला। सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड प्राप्त करने के अधिकारी भी प्रेफरेंस शेयर ही होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, डिसीजन मेकिंग ये नहीं करते हैं, ठीक है। हाई रिटर्न इनको नहीं मिलता है, इनको एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, क्योंकि इनका लिमिटेड रिस्क ही होता है। तो दीज शेयर्स गिव प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब रिपेमेंट करने का अधिकार सिर्फ इन्हीं को ही होता है। अब फीचर क्या है इसके? रिसीव्ड फिक्स्ड डिविडेंड, ये क्या करते हैं? फिक्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, इनको फिक्स डिविडेंड ही दिया जाएगा। गेट पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्राप्तियां करने का अधिकार होता है। यूजुअली नो वोटिंग राइट्स, कोई भी स्पेशल केस को छोड़कर इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। लेस रिस्की होते हैं, लेकिन लिमिटेड रिटर्न पोटेंशियल होता है। लेस रिस्की होते हैं, अगर देखो जहां पर रिस्क हायर रिटर्न की पॉलिसी चलती है आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, जहां पर लो रिस्क है वहीं पर लो रिटर्न भी आपको मिलेगा। सो ये आपके होते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। पब्लिक इशू,
ये हैं आपके शेयर इशू। जब आप शेयर को इशू करते हो तब आपके पास किस तरह से आप इशू कर सकते हो, तो पब्लिक शेयर होते हैं जब आप पूरी पब्लिक के लिए, सभी के लिए जब आप जो है इशू करते हो शेयर को, उसको आप बोलते हो आईपीओ भी, जिसको आप बोलते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर आर ऑफर टू द जनरल पब्लिक थ्रू एन आईपीओ, तो इसको आप बोलते हैं पब्लिक के लिए आपने इशू किए जब। उसके बाद राइट्स इशू क्या होते हैं आपके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर गिवन द राइट टू बाई मोर शेयर, मतलब कि अधिकार दिया जाता है आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको अधिकार दिया जाता है कि आप और ज़्यादा या आप नेक्स्ट ईयर या कभी भी आप जो है और शेयर को परचेज कर सकते हो, ठीक है, यूजुअली एट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट के ऊपर आप परचेज कर सकते हो। बोनस इशू क्या होते हैं, फ्री शेयर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब कि क्या किया जाता है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर को बोनस में शेयर ही इशू कर दिए, उनको कोई प्रॉफिट उस टाइम पे उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, उस टाइम पे उनको बोनस में शेयर ही इशू किए जाएंगे फ्री में, उसको आप बोलते हो बोनस इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट, अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, जब शेयर आर इशू टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड एंड HNI, ठीक है, जब आपके शेयर को इशू किया जाएगा सिलेक्टेड इन्वेस्टर के लिए, जैसे बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, HNIs हो गया, इनके लिए जब इशू किए जाएंगे प्राइवेटली प्लेसमेंट, तो उसको प्राइवेट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है, शेयर इशूड एट अ फिक्स्ड प्राइस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप नॉट थ्रू पब्लिक ऑफर, मतलब कि जब आपके शेयर इशू किए जाएंगे फिक्स्ड प्राइस के ऊपर, कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, पब्लिक के लिए ऑफर नहीं किए जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही इशू किए जाएंगे, उसको आप बोलते हो प्रेफरेंस, मतलब कि किसी को आपने प्रेफरेंस दिया है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, शेयर इशू टू एम्प्लॉय एज एन इंसेंटिव और रिवॉर्ड, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कंपनी के बीच में एम्प्लॉयज़ के लिए जो है शेयर इशू किए जाते हैं, जैसे इंसेंटिव दे दिया उनको या रिवॉर्ड उनको दे दिया, रिवॉर्ड इंसेंटिव के बदले में, रिवॉर्ड के बदले में उनको शेयर ही इशू कर दिया जाते हैं फ्री में, तो इसको आप बोलते हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके बाद स्टेप्स इन इशू ऑफ शेयर को आप किस तरह से इशू कर सकते हो, ब्रॉड रिजोल्यूशन, क्या कर सकते हो, अप्रूवल टू इशू शेयर, ब्रॉड रिजोल्यूशन करना पड़ेगा जब इशू ऑफ शेयर करते हो, सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, किसको अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर को इशू करने के लिए, कि आप शेयर को इशू करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, कि इशू करने हैं आपको, इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, सॉरी ये ब्रॉड नहीं है, बोर्ड है, ये बोर्ड रेजोल्यूशन से, बोर्ड से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, देखिए जब भी आपके शेयर को इशू किया जाएगा तब आपको प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस को बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस के ऊपर ही तो आपके शेयर, उसके ऊपर ही तो आपको एप्लीकेशंस आएंगी, तो इसके लिए उसके ऊपर सब एक्सप्लेन होता है कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, पब्लिक ऑफर किया जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उसके बाद प्रिपेयर किया जाएगा प्रोस्पेक्टस को, रिसीव की जाएगी एप्लीकेशन को, उसके बाद इन्वेस्टर जो है अप्लाई करते हैं और मनी को सेंड करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके लिए रिसीव एप्लीकेशन की जाती है, उसके बाद अलॉट किया जाता है शेयर को, जो भी आपके शेयर होल्डर होते हैं उनको अलॉट किया जाएगा शेयर को, उसके बाद कॉल्स की जाती हैं, कॉल्स बनाई जाती हैं, फिर कॉल्स आपके लिए की जाती हैं, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल होती है, उसमें पैसा आप धीरे धीरे आपका मंगवाया जाता है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर के लिए, इशू एट पार, जब आप इशू एट पार करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपये है आपके शेयर की, 100 शेयर है ना आपके, आपके पास 1000 शेयर हैं, ठीक है, 1000 शेयर को आपने पर शेयर को 10 रुपये के ऊपर इशू किया है। इशू एट पार का मतलब होता है जितने पे इशू किया है, मतलब जितने के आपके शेयर हैं उतने पे ही उनको इशू किया, मतलब जितना उनका प्राइस है, 10 रुपये प्राइस है तो उनको 10 रुपये पर ही आपने इशू किया है। तो 1000 शेयर है, 1000 शेयर को 10 रुपये पर जब आप इशू करते हो तब आपका अमाउंट बनेगा 10,000। तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 अमाउंट से, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इशू एट पार जब आप करते हो, इशू एट पार का मतलब होता है जितने पे आपका पैसा, जितने रुपए के आपके शेयर हैं उतने पर ही आपने उसको इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि जितने रुपए के आपके शेयर हैं उससे ज़्यादा के ऊपर आप इशू करो, मतलब 10 रुपये आपके शेयर हैं लेकिन आप 12 रुपये के ऊपर इशू करते हो उनको, जब तो प्रीमियम के ऊपर आप इशू कर रहे हो, तो उसको आप बोलते हो इशू एट प्रीमियम।
तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्रेडिट में यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 2000 रुपये से, ठीक है। 2000 रुपये से देखेंगे कैसे आएगा। बैंक अकाउंट तो आपका 12000, क्योंकि टोटल अमाउंट आपका 12000 है। शेयर कैपिटल में 10000 चला जाएगा, 10 रुपये, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू कितनी है 10 है। लेकिन 10 रुपये करने के बाद 2 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का बच जाता है। तो 2 रुपये के देखा जाए 2 रुपये के हिसाब से आपका 2000 की एंट्री आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में होगी। तो इस तरह से इश्यूड प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि जितने के आपके शेयर थे, जितने रुपए के थे, उससे थोड़े ज्यादा में, प्रीमियम मतलब उससे थोड़े ज्यादा में आपने इशू किया शेयर को। इशूड एट डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए आपकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, लेकिन आपने इशू किया 9 रुपये में, मतलब डिस्काउंट में आपने इशू किया। प्रीमियम में तो आपने ज्यादा में इशू किया, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू कम थी लेकिन आपने ज्यादा पैसे मंगवाए प्रीमियम में। लेकिन डिस्काउंट में आपने क्या, जितनी उनकी फेस वैल्यू थी उससे कम रुपए आपने मंगवाए, तो उसको आप बोलते हो इशू एट डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 1000 का आएगा, क्योंकि 10 रुपये के थे, 9 रुपये का आपने डिस्काउंट में किया, 1000 का आपको यहाँ पर जो है वो 1000 रुपये आपके चले जाएंगे डिस्काउंट में, कि 1000 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 आपके शेयर कैपिटल में आ जाएगा। सो इस तरह से आपका ये होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू, सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होती है, तो ओरिजिनल प्राइस आपका होता है जिसके ऊपर आपके शेयर इशू किए जाते हैं, उसको आप बोलते हो फेस वैल्यू। इशू प्राइस क्या होते हैं, इशू प्राइस होते हैं जिस प्राइस के ऊपर एक्चुअल में आपके शेयर को इशू किया जाएगा। एक्चुअल में जितने के ऊपर आपके पैसों को, जितने आपके शेयर को सोल्ड किया जाएगा, उसको आप इशू प्राइस बोलते हो। फेस वैल्यू तो होगी जितना एक्चुअल में उसका प्राइस है, इशू प्राइस हो गया जितने के ऊपर आपने उसको एक्चुअल में सोल्ड किया। सिक्योरिटी प्रीमियम होती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपकी फेस वैल्यू के ऊपर जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हो अपने शेयर होल्डर से, उसको आप प्रीमियम बोलते हो, उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट इन्वेस्टर अग्री टू बाई, मतलब कि उतना अमाउंट, उतना कैपिटल जितने के ऊपर इन्वेस्टर बाई करने के लिए इशू, जो आपने मतलब शेयर को इशू किया है, अब उस अमाउंट के ऊपर या कितने अमाउंट के ऊपर आपके इन्वेस्टर बाई करने के लिए अग्री हुए हैं, उसको आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हो। पेड अप कैपिटल, द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर, कि एक्चुअल में कितना अमाउंट जो है आपके शेयर होल्डर ने पे किया है या पेड करने के लिए वो राजी हुए हैं, उसको आप बोलते हो पेड अप कैपिटल। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, क्या आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टर कमिट टू परचेजिंग शेयर इन अ कंपनी यूजुअली व्हेन द कंपनी इशू न्यू शेयर टू रेज कैपिटल, मतलब कि जिस अमाउंट के ऊपर आपके जो शेयर होल्डर होते हैं वो बाई करने के लिए अग्री होते हैं, कि कितने अमाउंट में आप जो है शेयर को, जो जितने अमाउंट में आपके शेयर इशू किए गए हैं उसी अमाउंट में अग्री हुए हैं लेने के लिए, या उससे ज़्यादा या उससे कम में अग्री हुए, मतलब कि जितने अमाउंट के ऊपर शेयर किए गए इशू किए गए शेयर को आप बाई करने के लिए अग्री होते हो, इन्वेस्टर अग्री होता है, उसको आप बोलते हो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये कब आपका कैसे कैसे आप कर सकते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप कर, सब्सक्रिप्शन किस तरह से कर सकते हो, इनिशियली पब्लिक ऑफर करके आप शेयर को इशू कर सकते हो, राइट शेयर आप कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सभी हमने अभी पढ़ा। तो इस तरह से आप अपने शेयर को इशू कर सकते हो। इन दिस प्रोसेस इन्वेस्टर अप्लाई एंड पे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, इसके लिए इन्वेस्टर क्या करता है, अप्लाई करता है और पे करता है कुछ शेयर के लिए, कुछ अमाउंट पे करता है, विच आर देन अलॉटेड टू देम बाय द कंपनी डिपेंडिंग ऑन डिमांड, कितनी डिमांड है शेयर की उसके अकॉर्डिंगली ही ये किया जाता है। ठीक है, इसको आप बोलते हो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन आपके 3 तरह का होता है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने आपने शेयर को इशू किया था, जितने अमाउंट में आपने शेयर को इशू किया था, उतने ही अमाउंट में उतने ही सारे के सारे शेयर आपके बिक गए, उतने सभी ही आपके शेयर को बाई कर लिया गया है इन्वेस्टर के द्वारा। मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर इशू किए थे, कंपनी ने 1 लाख के शेयर को इशू किया गया था, तो इन्वेस्टर ने 1 लाख के 1 लाख शेयर को ही बाई कर लिया, उसको आप बोलते हो फुल सब्सक्रिप्शन। द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाई इन्वेस्टर इट एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, मतलब कि जितने के लिए अप्लाई किया था शेयर होल्डर ने और जितने कंपनी ने इशू किए थे वो इक्वल ही है। 1 लाख के शेयर थे, 1 लाख के लिए ही 1 लाख ही आपने बाई कर लिए, तो उसको आप बोल दिया फुल सब्सक्रिप्शन।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इशू किए 1 लाख के शेयर, इन्वेस्टर ने अप्लाई किया 1 लाख के शेयर। ऑल इन्वेस्टर गेट द फुल नंबर ऑफ शेयर दैट दे अप्लाई फॉर। जितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उतने उतने उनको सबको मिल गए हैं, उसको आप बोलते हो फुल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने कंपनी ने शेयर को इशू किया है, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख के शेयर को इशू किया है, लेकिन इन्वेस्टर के द्वारा कितने शेयर के लिए अप्लाई किया गया, केवल 80,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया गया, तो इसको आप बोलते हो अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि अंडर रह कम रह गए, वो जितने अप्लाई किया था, जितने आपने इशू किए थे उससे कम अप्लाई किया इन्वेस्टर ने, तो उसको आप बोलते हो अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपके पास आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने आपने शेयर इशू किए थे उससे ज़्यादा मात्रा में आपके अप्लाई आपको आया है इन्वेस्टर की ओर से, तो उसको आप बोलते हो ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे 1 लाख के शेयर थे, आपको 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर लिया गया इन्वेस्टर के द्वारा, तो उसको आप बोलते हो ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसको हैंडल किस तरह से कर सकते हो, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, अब आपने तो कम इशू किए लेकिन आ तो ज़्यादा गए, पैसे ज़्यादा के आ गए आपके पास, अब उसको हैंडल किस तरह से किया जाएगा। शेयर आर अलॉटेड प्रोपोर्शनली। अब शेयर को प्रोपोर्शनली जो है शेयर को अलॉट किया जाएगा, दिया जाएगा, और भाई लॉटरी कर दिया जाएगा, ड्रॉ दिया जाएगा, स्पेशली आईपीओज में ऐसा किया जाता है। एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया जाएगा इन्वेस्टर को, जितने भी इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था एक्सेस मनी को, जो एक्स्ट्रा मनी आई है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब समरी टेबल में देखते हैं किस तरह से है। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इक्वल होता है, ऑल शेयर अलॉटेड फुली सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, शेयर को अप्लाई किया जाता है ज्यादा लेकिन शेयर इशू होते हैं कम, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है देखिए ना, ऑल एप्लीकेशन गेट शेयर, सम शेयर रिमेन, और कुछ बच जाते हैं, मतलब इशू किए आपने ज़्यादा, और अप्लाई किए कम, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, आपने इशू किए कम, अप्लाई कर दिए ज़्यादा, अप्लाई कर दिया आपके लिए ज़्यादा, इशू किए आपने कम, मतलब कि जितने आपने इशू किए थे उससे ज़्यादा मात्रा में आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, तो उसको आप बोलते हो ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपके पास आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब कैसे की जाएगी, जब आपने बदले में कैश नहीं लिया है। शेयर तो अप्लाई, आपने शेयर तो आपने इशू कर दिए लेकिन आपने कैश में उसको इशू नहीं किया है, अदर देन कैश के अतिरिक्त किसी और चीज़ में किया, शेयर ही कर दिया, कैश के अतिरिक्त किसी और चीज़ में अगर आपने इशू किया है, तो उसके बदले उस टाइम पे आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। व्हेन ए कंपनी इशू शेयर नॉट फॉर कैश, जब कंपनी शेयर को इशू करती है लेकिन कैश के लिए इशू नहीं करती है, बट इन एक्सचेंज ऑफ एसेट सर्विस और बिजनेसेस, लेकिन क्या करती है बदले में, या तो वो एसेट्स लेती है, या तो वो सर्विस लेती है, या तो बिजनेसेस को वो लेती है। इट इज कॉल्ड एन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको आप बोलते हो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, मतलब कि आपने प्रतिफल के बदले में शेयर को इशू किया, ना कि कैश के बदले में आपने शेयर को इशू किया। मतलब कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिए लेकिन उसने बदले में कैश नहीं लिया, उसने लिया कंसिडरेशन, प्रतिफल। दिस इज कॉमन इन सिचुएशन लाइक परचेजिंग फिक्स्ड एसेट, एक्वायरिंग अ बिजनेस और कंपनसेटिंग वेंडर और प्रमोटर। तो तभी इनको यूज किया जाता है जब आपके पास फिक्स्ड एसेट को आपने परचेज करना है, एक्वायर करना है एक नए बिजनेस को, या कंपनसेट करना है वेंडर और प्रमोटर को। उस टाइम पे आप क्या करते हो, उनको शेयर इशू करते हो और बदले में उनकी सर्विसेज आप ले लेते हो, या उनको बदले कैश आप नहीं लेते हो उनसे, बदले में उनको सर्विसेज या प्रोवाइड एसेट या किसी चीज़ का कंसिडरेशन आप कर देते हो। जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन पर्पस देखते हैं। व्हेन शेयर आर इशूड फॉर परचेजिंग एसेट, जब आपकी एसेट को परचेज किया जाएगा, शेयर तो इशू कर दिए, किसके लिए इशू किए, परचेज करने के लिए एसेट को। अब कैश यहाँ पर नहीं आएगा, आप क्या, कंपनी क्या करेगी, शेयर को इशू करेगी और बदले में एसेट को परचेज करेगी, ना कि कैश लेगी। तो तब किया जाता है। कंपनी बाइज मशीनरी वर्थ 5 लाख, कंपनी ने क्या किया, मशीनरी परचेज की 5 लाख की, एंड पेज द वेंडर बाय यूजिंग इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर फॉर 10 ईच। हो गए 5 लाख, हो गए ना 5 लाख। कंपनी ने क्या किया, वेंडर को, जो आपका विक्रेता था, उसको 50,000 के शेयर इशू कर दिए, जिसकी हर एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। तो 50,000 का आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपके पास आ जाएगा 5 लाख।
तो 5 लाख अमाउंट पूरा हो गया, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए वेंडर को और वेंडर से मशीनरी ले ली 5 लाख की। तो इस तरह से आप जो है कंपनी में शेयर को इशू कर सकते हो और बदले में एसेट को परचेज कर सकते हो। एसेट यहाँ पे आपकी क्या है, एसेट है आपकी यहाँ पर मशीनरी। तो इसकी आप एंट्री देखते हैं किस तरह से होगी। इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट किया एंड वेंडर अकाउंट में आपको आपने क्रेडिट किया, तो इस तरह से आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी। बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर, अब आपने मशीनरी परचेज की फ्रॉम कहां से, वेंडर से परचेज की, तो वेंडर से गई आपके पास आई, तो वेंडर अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट आपके पास तो आई है ना, इस तरह से। उसके बाद आपके पास आएगा सेकंड एंट्री क्या होगी, जब आप फुल पेमेंट कर दोगे उसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको बंद भी तो करना पड़ेगा अमाउंट को। बीइंग शेयर इशू टू वेंडर इन फुल पेमेंट, अब शेयर इशू किए गए हैं आपके वेंडर को फुल पेमेंट में। 5 लाख का अमाउंट था, 5 लाख ही उसको पे कर दिए, तो फुल अमाउंट में जब आप उसको पे करोगे तब आपका आएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, जब आपके शेयर को, ये तो आ गया एसेट के लिए आपने परचेज किया, ठीक है। अब आप आ गया जब आपने शेयर को इशू किया प्रीमियम के ऊपर। शेयर 10 रुपए के थे लेकिन आपने इशू कर दिया 12 रुपए में, 2 रुपए प्रीमियम को उसको जोड़ दिया। कंसिडरेशन फॉर अ बिल्डिंग वर्थ 6 लाख, 6 लाख की आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग को आपने परचेज करना है, इसके बदले में आपने प्रीमियम के ऊपर आपने शेयर को इशू किया। अब इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6 लाख की, अब बिल्डिंग का अमाउंट तो 6 लाख है ना, वेंडर के खाते में तो 6 लाख जाएगा, आपके पास 6 लाख की मशीनरी आएगी। इस तरह से वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकंड एंट्री आपकी क्या होगी, फुल पेमेंट की, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, ठीक है। इस तरह से आपकी ये एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम की। व्हेन शेयर आर इशू टू शटल परचेज ऑफ अ बिजनेस, जब क्या किया जाएगा, आपकी शेयर को इशू किया जाएगा, कोई परचेज है बिजनेस के अंदर, कोई आपने परचेज किया है उसको सेटल करने के लिए। बिजनेस वर्थ 10 लाख आपका बिजनेस है, परचेज बाय इशूइंग 1 लाख 10 ईच, ये वही आगे 10 लाख के आपके हो गए, ठीक है। इसके लिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट में 10 लाख चला जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर में 10 लाख चला जाएगा। व्हेन एसेट आर इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस, अब प्रमोटर को आपने इशू कर दिए उनकी सर्विस के बदले में, उनको कमीशन नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया, प्रमोटर को आपने क्या किया, शेयर इशू कर दिए। प्रमोटर आर कंपनसेटेड विद शेयर वर्थ 1 लाख फॉर देयर सर्विस, तो उनको उनकी सर्विस के लिए 1 लाख का आपने शेयर इशू कर दिए। उनकी सर्विस थी 1 लाख रुपए की, आपने उनको 1 लाख रुपए ना देकर आपने उनको 1 लाख रुपए की सर्विस के बदले में उनको शेयर इशू कर दिए। तो यहाँ पे आगे इसको कहाँ पर डाला जाएगा, अब इसको अब आपने क्या किया, इस तरह से आपकी जब सर्विस होती है उसको प्रीमिलरली एक्सपेंसेस में, प्रारंभिक व्यय में आप इसको लेके जाओगे। प्रीमिलरली एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 1 लाख रुपए के, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए के। उसके बाद आपके पास आता है कॉल इन एरियर्स। क्या होता है कॉल इन एरियर का मतलब होता है जब भी कोई शेयर होल्डर क्या करता है, जब उससे पैसा मंगवाया जाता है कंपनी के द्वारा, वो क्या करता है, उस पैसे को नहीं देता है कंपनी को, ठीक है। पैसा मंगवाया जा रहा है कंपनी के द्वारा लेकिन वो पे नहीं कर रहा है, कंपनी को कॉल्स की जा रही है लेकिन वो कॉल्स में नहीं उनको पे करता है, तो उसको आप बोलते हो कॉल इन एरियर। मतलब ऐसा अमाउंट जो अनपेड रह जाता है आपके शेयर होल्डर के द्वारा जब कंपनी कॉल्स करती है तब। सो देखते हैं क्या है। कॉल्स इन एरियर रेफर टू द अमाउंट अनपेड बाय शेयर होल्डर व्हेन अ कंपनी मेक्स कॉल फॉर पेमेंट ऑन शेयर एंड सम शेयर होल्डर फेल टू पे बाई द ड्यू डेट। जब ड्यू डेट होती है तब वो पेमेंट करने के लिए जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन द अनपेड कॉल फॉर द। मतलब कि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति है, कोई शेयर होल्डर है, वो उसने पेमेंट नहीं करी आपकी, ठीक है, उसने पेमेंट नहीं करी, जब उसके कॉल करवाई गई, उसको फाइनल कॉल हुई, फर्स्ट कॉल हुई, अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया, एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाया, उसने पैसा नहीं दिया, जब वो अब उसके ऊपर 10% का पर एनम के हिसाब से चार्ज लगे, उसको वो भी पे करना पड़ेगा। उसको आप बोलते हैं कॉल इन एरियर। उसके बाद है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है जब भी कंपनी ने अभी पैसा नहीं मंगवाया है लेकिन शेयर होल्डर ने पहले ही उस पैसे को दे दिया है, पहले ही पेमेंट कर दी, उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस।
और आपके पास आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है कि कभी कभी शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर होल्डर कॉल्स मंगवाने के बाद भी पैसा नहीं देता है, उसको एक नोटिस दिया जाता है तब भी वो पैसा नहीं देता है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस सारे पैसे को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है और अपने हिसाब से उस पैसे को यूज करती है। ठीक है, वो उस पैसे को इशू कर सकती है एट डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, मतलब कि ऐसे मतलब उसको आप बोलते हो फॉरफीचर ऑफ शेयर, मतलब कि ऐसा अमाउंट जिसको शेयर होल्डर पे करने के लिए फेल रहा है, अब कंपनी ने उसके शेयर को, सारे शेयर को जब्त कर लिया। अब कंपनी क्या करेगी, उन शेयर को वो रीइशू भी कर सकती है, एट डिस्काउंट के ऊपर भी कर सकती है उनको रीइशू। इसको आप बोलते हो शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक बार जब आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है। अब कंपनी के डायरेक्टर ये सोचेंगे कि उसको किस तरह से यूज करना है, कंपनी उसको अपने हिसाब से, अपने डायरेक्टर के हिसाब से, अपनी कंपनी की जो भी उसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी। शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार, सम शेयर आर फॉरफिटेड ड्यू और नॉन पेमेंट। ठीक है, जनरल एंट्री देखते हैं किस तरह से आपकी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट। अब देखिए एंट्री किस तरह से हुई, 10,000 की आपके कैपिटल शेयर इशू किए थे शेयर, तो शेयर कैपिटल में तो आपके चले गए 10,000, लेकिन कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एरियर में आपके पास सिर्फ 3,000 रुपए ही आए, 7,000 आपके रुपए रह गए, तो 7,000 रुपए को फॉरफिट कर लिया कंपनी के द्वारा, तो 7,000 कंपनी के खाते में चले गए। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो ये यहाँ पे इशूड प्रीमियम का है, किस तरह से आपने किया इसकी एंट्री हम देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर में आपको 1,000 मिला, फॉरफिट कर दिया 9,000 के शेयर को, तो इस तरह से आपका है। रीइशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइशू भी आप इसको कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, फॉरफीचर ऑफ शेयर 2,000 के, शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 के, आपके फॉरफिट किए थे 2,000 के, बैंक ने इशू कर दिया 8,000 रुपए में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट का देखेंगे, जो भी आपका रहेगा। इसकी 2 या 3 क्लासेस अब और लगेंगी, इसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देंगे। और ठीक है, अगर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।